इवनिंग। मैं प्रतिज्ञा सिसोदिया सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे अपने घरों में। और मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 1967 पर, मतलब कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसमें शॉर्ट में सारे चैप्टर्स का ग्रुप मैंने समझाया कैसे चैप्टर्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। अब मैं बताऊंगी सेक्शंस को कैसे कनेक्ट करना है एक दूसरे से, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारे सेक्शंस का मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद चैप्टर 3, 4 एंड 5, हाँ चैप्टर 3, 4, 5, 6 तक ये रहेगा। और लास्ट वाला जो है चैप्टर 7, हाँ मतलब जो बचेंगे चैप्टर वो बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, एक ही वीडियो में आ जाएंगे। तो अभी हम चैप्टर 1 और 2 कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये वीडियो। तो हमने उसमें समझा दिया था कब लागू हुआ, क्या हुआ, कितनी सेक्शंस है। तो इसमें चैप्टर 1 में तो 2 सेक्शन है। इसका चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, और इसमें इसका जो फर्स्ट इसका सेक्शन फर्स्ट का सब सेक्शन 1 जो है ना, ये सेक्शन 1 का है। ये सेक्शन 1 का ये सब सेक्शन 1 है। इसमें बताया गया है एक्ट का नाम क्या है। सेकंड में विस्तार कहाँ तक है। तो एक्ट का नाम तो ये है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 इस एक्ट का नाम है। तो आपको शॉर्ट में करके चलना है, इस तरह से बनाते चलना है, नोट डाउन करते चलना है ताकि आपको याद हो जाए। शॉर्ट में चीजों को करते चलना है ताकि आसान रहे याद करना, लंबे समय तक याद रहे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपको याद रहे। तो एक्ट का नाम है फर्स्ट में। सेकंड कहता है विस्तार, तो विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है। थर्ड है पॉइंट इसका कार्य या लोप, कार्य या लोप की बात करता है। प्रत्येक कार्य और लोप आता है तो वो उसी तरह से मतलब वो वही माना जाएगा कि वो भारत में दोषी, प्रत्येक कार्य या लोप के लिए भारत में दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, जो भी कार्य लोप करेगा तो भारत की विधि के अनुसार उसको दोषी ठहराया जाएगा, भारत की विधि में उसको दोषी ठहराया जाएगा। 4 पॉइंट क्या कहता है, भारत से परे। अब भारत से परे किए गए अपराध की बात है। ठीक है, अब भारत से परे जो अपराध किए जाते हैं, मतलब भारत से बाहर कहीं विदेश में जाकर कोई अपराध करता है, मतलब कौन करता है, भारत का नागरिक करता है। भारत से परे कोई अपराध करता है तो उसको उसी तरह से पनिशमेंट किया जाएगा और यही माना जाएगा कि जैसे उसने अपराध इंडिया में किया हो, जैसे वो आईपीसी में बताया है ना, वैसे ही है ये। फिर 5वां नंबर आता है इसका एक्ट का लागू होना। एक्ट का लागू होने की बात करता है 5वां पॉइंट। तो सब सेक्शन 1 में 5 पॉइंट दिए हैं। क्लियर हो गए आपको, शॉर्ट में करते चलना है ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट तो एक्ट का नाम, विस्तार, कार्य, लोप, भारत से परे किए गए अपराध। 5वें नंबर पे आता है आपका लास्ट नंबर है ये एक्ट का लागू होना। ठीक है, तो एक्ट का लागू होने की ये बात करता है कि ये एक्ट लागू किन लोगों पर होगा, कहाँ होगा। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए, मतलब क्लॉज दिए गए 5 में भी, सब सेक्शन 5 के ABC इसमें क्लॉज दिए गए हैं। इसमें ए कहता है कि भारत के बाहर कोई अपराध किया जाता है भारत के नागरिक के द्वारा ना, भारत के बाहर अपराध किया जा रहा है और अपराध कौन करता है, भारत का नागरिक करता है, ए नंबर पे। बी क्या कहता है, सरकार की सेवा में है ना, सरकार की सेवा में चाहे वे व्यक्ति कोई भी हो, है ना, तो सरकार की सेवा में रहते हुए चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। और सी नंबर क्या कहता है कि भारत में रजिस्ट्रेटेड पोत या विमान में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जो व्यक्ति है मतलब भारत में रजिस्ट्रीकृत जो पोत और विमान है, रजिस्टर्ड पोत और विमान है, उसमें जो व्यक्ति है उनके ऊपर ये लागू होता है। हाँ, तो जैसे आईपीसी का सेक्शन है ना, उसी में सेम वही बातें इसमें दी गई हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 2 में।
तो अब हम सेक्शन 2 कर रहे हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है, टोटल 20 डेफिनेशंस है, जिसमें से हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 9 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपको जरूर करना है, एक एक वर्ड को याद करना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो ए से क्यू तक, क से थ तक डेफिनेशन दी गई है, जिसमें से हमको 9 डेफिनेशन करना है, और इसका मैं तरीका बताऊंगी याद करने का आपको, तरीका क्या है। तो हमको करना है डी नंबर। डी में कोड दिया गया है, तो कोड में क्या आता है, कोड में 2 पॉइंट दिए गए, एक तो कोई दंड न्यायालय आएगा, मतलब क्रिमिनल कोड आता है, कोड के अंदर कौन आएगा, क्रिमिनल कोड। और सेकंड क्या कहता है, अन्वेषण अधिनियम जो है, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 है, उसका जो सेक्शन 11 और 22 है वो आएगा। और फिर इसमें ई ए नंबर दिया है, तो ई ए नंबर में क्या है, इकोनॉमिक, तो आपको ई से ई को ई से रिलेट कर लीजिए, तो याद करने में आसान रहेगा। ई में क्या दिया है, तो इकोनॉमिक की बात की गई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है, तो आर्थिक सुरक्षा में उसमें इतने पॉइंट दिए गए, वो चीजें आर्थिक सुरक्षा में आएंगे। 7 पॉइंट दिए गए हैं आर्थिक सुरक्षा में, मतलब 7 चीजें दी गई है, पॉइंट नहीं है। सो मैं मतलब याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, आप भी ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को, क्या क्या दिया हुआ है। तो मौद्रिक कोष, राज्य की स्थिरता, उत्पादन वितरण के साधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा, इस तरह से ये टोटल 7 चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा में आएगी। ईबी, अब ईबी को आप कैसे रिलेट करेंगे, ऑर्डर की बात है यहाँ, तो आप आदेश, तो इसको वैसे याद कर लीजिए, आदेश में क्या आएगा, तो आदेश में आदेश ईबी में आदेश दिया गया है, तो आतंकवाद का निवारण और दमन आदेश 2007, इसमें अभिप्रेति। ठीक है, आदेश से क्या मतलब है, आदेश है आतंकवाद निवारण और दमन आदेश 2007, तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, और जैसे मैं बोल रही हूँ सेम वैसे ही आप नोट डाउन करते चलिए, और उसको याद करिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएंगी। ईसी में आ गया पर्सन, सी का साउंड हो रहा पर्सन, और ये ई में भी, ये इसमें भी आ रहा है पर्सन में, और साउंड हो रहा है पर्सन सी से। ठीक है, तो पर्सन में वही मतलब होगा जो आईपीसी का सेक्शन 11 में दिए गए ना, उसका संगम, व्यक्ति, निकाय, व्यष्टि, ये सब आएंगे, तो वह सारी चीजें इस पर्सन के अंदर आ जाएगी। इतना आप याद रख लीजिए कि पर्सन में क्या क्या आता है, और क्या था जो निगमित हो या ना हो। उसके बाद के नंबर आता है टेररिस्ट एक्ट, तो टेररिस्ट एक्ट जो है मतलब ये आपको तीनों को साथ में लिख लीजिए, तीनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, आपको इजी तरीका मैं बताती हूँ इसका कनेक्ट करने का, कैसे भी कर सकते, इस तरह से कर लीजिए चाहे तो आप। के एल एम सीक्वेंस से आ रहा, के एल एम है ना, तो के में हो गया टेररिस्ट एक्ट, एल में हो गया टेररिस्ट गैंग, ए में हो गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन, ये तीनों साथ में कनेक्ट हो गए। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको मैं तरीका बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ कि आप इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर, जैसे इसी कोई चीज आ जाती है ना सेम, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लिख लिया के एल और एम, या तो ऐसे लिख लीजिए, जगह नहीं है तो शोर, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही आसान और इजी तरीका बताती हूँ आपको। ये तरीका, ये ट्रिक अच्छी लग रही है, आसान लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हेल्प मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि टॉपिक वाइज वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो चैप्टर बच जाएंगे ना, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आप कर लीजिए कनेक्ट, जैसे के लिख लिया, अच्छे मतलब A4 साइज का ब्लैंक पेज वाली व्हाइट कॉपी लीजिए,
कलर वाले पेन यूज करिए। कलर से क्या है, माइंड में कलर सीधे अपने इम्प्रेस मतलब वो जाते सेव हो जाते, दिखते हैं, मतलब एक चित्र सा बनता है। हाँ, तो हमको वो दिखाई देता है, मतलब ये सेक्शन हमको दिखेगी, वो कलर हमारे दिमाग में घूमते हैं, तो हमको याद करने में आसान रहता है। तो आप इसे नोट डाउन करते चलिए। जैसे मैं बता रही हूँ, के आ गया, एल, के, एल और एम, ठीक है। इन तीनों को साथ में कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसी तरह से आप नोट डाउन करेंगे ना कॉपी के अंदर भी, वैसे ही कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का, इसको मैंने यूज किया और मुझे बहुत फायदा होता है, मुझे याद हो जाती चीजें। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये किस बारे में बात करता है। तो ये आतंकवाद के बारे में बात करता है। मैंने इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं कम में कर रही हूँ। आप इसे जगह आप ऐसे कॉपी में लिखेंगे ना तो इसे जगह इतनी सारी बचेगी, उसके बीच में आप आराम से लिख सकते हैं इस तरह से, आतंक, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, आतंकवादी, आतंकवादी एक्ट, आतंकवादी कार्य के बारे में ये के में बताया गया है, ठीक है। ये के बताता है आतंकवादी कार्य, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। और ये क्या बताता है, एल क्या बताता है, गैंग के बारे में बताता है, तो आतंकवादी गैंग, आप यहाँ लिख लेंगे उसको गैंग। और एम क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बताता है एम, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एम बताता है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, शॉर्ट में हो जाएगा और तीनों सेक्शन आपको याद हो जाएगी। के क्या कहता है, कार्य की बात करता है, कैसे कैसे हो गया कार्य, ठीक है, कैसे होगा कार्य, कौन सा, आतंकवादी कार्य। एल में क्या है, गैंग, कौन सी गैंग, आतंकवादी गैंग। एम में हो गया ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो अब हम इसका लास्ट अभी समापन पे जा रहे हैं। मैं सेक्शन 2 इसका लास्ट है। इसका चैप्टर 1 का जो सेक्शन 2 है, डेफिनेशन हमारा, डेफिनेशन क्लोज हमारा कंप्लीट होने पे आ गया है। तो और पी बचा है, तो और पी को कनेक्ट कर लीजिए। और पी दोनों एक ही बात कहते हैं। और पी क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध अनलॉफुल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, विधि विरुद्ध की, अनलॉफुल की। तो ओ में क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज की बात है। और पी में क्या है, अनलॉफुल एसोसिएशन मतलब संगम, ठीक है। तो यहाँ पर ओ में क्रियाकलाप है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, पी में है विधि विरुद्ध संगम। तो विधि विरुद्ध एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो प्रोसीजर है ना, उसके लिए कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया को करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को सहायता करना, ये सारी चीजें इसमें आती है। और सेकंड पॉइंट इसको कहता है कि आईपीसी का जो सेक्शन है 153A एंड 153B, उसमें जो दिया गया है ना कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करने वाली चीजें करते हैं, कार्य, संकेत, दृश्य, रूपन द्वारा, ये सारी चीजें इसमें आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद ये संगम की बात पढ़ते, तो पी में क्या करते हैं, संगम के द्वारा कोई कार्य करके बोले, मतलब ये 5 तरह से करते हैं, कोई कार्य एक्टिविटीज ऐसी करी जा, तो इस तरह से मतलब ये 5 तरह से कोई कार्य किया जाता है, कोई क्रिया की जाती है। किस तरह से, संगम के द्वारा क्या क्या किया जाता है, कार्य करके, बोले गए, लिखे गए संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण मतलब कार्य करके, बोले गए, लिखे गए शब्दों के द्वारा, क्या कहते हैं, या तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा। चौथा पॉइंट कहते हैं संकेतों, दृश्य रूपण, तो संकेतों के द्वारा, दृश्य रूपण के द्वारा ऐसे कोई कार्य किया जाता है। तो ये कार्य करके, जिससे मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भाग का संघ से अलग हो जाना घटित करने के लिए आश्रित ऐसा कार्य किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। और सेकंड इसका कहते हैं कि भारत की प्रभुता, सॉवरेंटी जो है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, भारत की प्रभुता प्रादेशिक अखंडता को प्रभावित करते हैं, मतलब कि जिससे उसका जो भारत की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का अंगीकरण होता है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करे लोग, ठीक है। तो ये बात है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 2, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। अब सेक्शन 2 हम चैप्टर 2 में आते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में 3 से 9 इसमें सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 सेक्शन है, 3 से 9। तो 3 जैसे हमने ट्रिक बता दी है पिछले वीडियो में, अब हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बड़ा हो जाता है बहुत सारा। तो इसमें क्या गया है, अनलॉफुल एसोसिएशन की बात की गई है, विधि विरुद्ध संगम की बात की गई है चैप्टर 2 में। और इसमें सेक्शन 3 और 6 को हम कनेक्ट कर लेते हैं आपस में, जैसे ये कनेक्ट किया गया है। तो 3 और 6 में क्या घोषणा की बात है, अधिसूचना की बात है। तो 3 में क्या होता है, एसोसिएशन जो है संगम को अनलॉफुल डिक्लेयर करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर ये नोटिफाई कौन करता है, नोटिफाई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो ये कब तक लागू रहती है, जो अधिसूचना है इसका लागू रहने का जो टाइम है और कैंसिलेशन और इसको ये जो टाइम है ये 5 साल तक जिस नोटिफाई किया गया है ना उसकी डेट से 5 ईयर तक ये प्रवर्तित रहती है, लागू रहती है। और इसका कैंसिलेशन कौन करता है, तो कैंसिलेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि डिक्लेयर भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, अधिसूचना भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अधिसूचित। तो फिर कैंसिल करने का जो अधिकार है, जो पावर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब करती है कैंसिल, ये तो 100 प्रेरणा से 100 मोशन मतलब ऑन मोशन एंड एग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन पर, आवेदन पर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, चाहे अधिकरण के द्वारा उसको वो पुष्टि कर दी गई हो या न कर दी गई हो, तब भी उसको कैंसिल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जब उसको लगता है कि कैंसिल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। तो हाँ, इसमें सेक्शन 4 में जो अधिकरण है उसने उस घोषणा की पुष्टि कर देता है। अधिकरण क्या करता है, जो अधिघोषणा मतलब जो घोषणा की गई है, अधिसूचना की गई, उसको उसी घोषणा की पुष्टि कर देता है कि वो मतलब पर्याप्त कारण है कि नहीं घोषणा करने के, तो उसकी वो पुष्टि करता है सेक्शन 4 में ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेक्शन 4 और 5 करते हैं। 4 और 5 में ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है। तो 4 क्या कहता है, 4 में ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। किस मतलब क्यों करता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिश की डेट से 30 दिन के अंदर जो है ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट करता